देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस वर्ष की थीम है बाधाओं को दूर करना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। तो चलिए जानते हैं एड्स और HIV वायरस होता क्या है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस एक टाइप का वायरस है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। और एड्स एक तरह की बीमारी है जो HIV वायरस से होती है। HIV वायरस का अंतिम चरण एड्स है जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एकदम शून्य हो जाती है, अथवा आपका जो शरीर है वो बहुत तरह की बीमारियां यानी कैंसर और अन्य प्रतिरोधक बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चलिए अब मेरी सहपाठी आपको बताएगी HIV का संचारण कैसे होता है। आप सभी को नमस्कार, मैं स्वास्थ्य सिंह अब आपको बताऊंगी कि HIV का संचारण कैसे होता है, वो कैसे फैलता है। तो सबसे पहला खून, किसी भी संक्रमित खून, अगर किसी व्यक्ति को HIV या एड्स है तो उसके खून से हमें फैल सकता है। दूसरा, सुई साझा करने से, किसी भी संक्रमित सुई को साझा करने से HIV या एड्स फैल सकता है। संक्रमित सुई जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल चिकित्सालय में ही हो सके। हम टैटू करवाने जाते हैं तो टैटू में भी जो सुई यूज होती है तो वो भी संक्रमण का कारण बन सकती है। कुछ लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं जो कि वो सुई के द्वारा लेते हैं, तो उससे भी HIV फैलने का संभावना हो सकती है। तीसरा, असुरक्षित यौन संबंध, अगर किसी व्यक्ति को HIV है और हम उससे असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो HIV फैलने की संभावना हो सकती है। चौथा, माँ से बच्चे को कैसे, प्रसव के दौरान माँ से बच्चे को HIV फैल सकता है। अब मेरी सहपाठी सपना वाजपेयी आपको बताएंगी कि HIV कैसे नहीं फैलता है। धन्यवाद। नमस्कार। तो जितना जानना यह जरूरी है कि HIV कैसे फैलता है, उतना ही यह भी जानना जरूरी है कि HIV कैसे नहीं फैलता है। तो सबसे पहले खाना खाने से, यदि आप HIV संक्रमित इंसान के साथ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं या बैठ रहे हैं तो आपको HIV का संक्रमण होने की संभावनाएं नहीं है। फिर हाथ मिलाने से, HIV संक्रमित इंसान से हाथ मिलाना, गले मिलना, उसके साथ बैठना HIV संक्रमण का कारण नहीं बनेगा। पसीना या आंसू, यानी कि उसके पसीने या आंसू से संक्रमण नहीं होता है। मच्छर के काटने से, यदि मच्छर किसी संक्रमित इंसान को काट रहा है और वह आपको काट रहा है तो इससे आप में HIV का इन्फेक्शन नहीं आएगा। फिर एक साथ बैठने से, यानी कि उसके साथ बैठने से, बातचीत करने से या सोने से आपके साथ HIV का संक्रमण नहीं होगा। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि HIV स्पर्श से नहीं फैलता है, यह सिर्फ आपके शरीर और उसके शरीर के खून के संपर्क से ही फैलता है। आगे मेरी सहपाठी आपको बताएगी कि HIV या एड्स के क्या लक्षण है और उसके कितने चरण होते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी को यह बताऊंगी कि HIV एड्स के कितने चरण होते हैं और इनसे जुड़े क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि HIV और एड्स दोनों अलग चीजें हैं। HIV में संक्रमण होता है एवं जो आखिरी चरण है एड्स की चरण, उसमें वह बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं चरण एक बिना किसी संक्रमण का चरण है। इसमें या तो व्यक्ति को कोई बीमारी महसूस नहीं होती या हल्के लक्षण जैसे हल्का बुखार, जुकाम, खांसी यह सब महसूस हो सकते हैं। अगला चरण है हल्के लक्षण वाला चरण। हल्के लक्षण वाला चरण संक्रमण के 2 से 3 हफ्ते बाद व्यक्ति में देखने को मिलता है। इसमें खांसी जुकाम जो बार-बार आपको हो और छाले, मुंह में छाले एवं संक्रमण बालों में संक्रमण हो सकता है जिससे बाल झड़ सकते हैं। त्वचा में संक्रमण, दाग, खाज, खुजली ये सब देखने को मिल सकता है एवं मुंह में संक्रमण या फेफड़ों में संक्रमण जिससे बार-बार खांसी और जुकाम बना रहता है। दूसरा, इस चरण में जो व्यक्ति है उससे किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमण होने की जो संभावना है वो कई ज्यादा होती है। जो तीसरा चरण हमारा वो होता है अग्रसर चरण। इसमें जितने भी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं वह उग्र होते हैं। इसमें बिना कारण वजन घटना, भले ही व्यक्ति खान सेवन काफी अच्छा हो, वह दिन में कितनी बार अच्छा भोजन कर रहा हो, लेकिन उसमें बिना किसी कारण वजन घटना देखा जा सकता है। उसे बार बार दस्त की समस्या भी हो सकती है एवं ये दस्त 1 महीने तक लगातार चल सकता है। इसमें आगे के लक्षण होते हैं
लगातार बुखार रहना, दवाइयाँ करने के बाद भी बुखार बढ़ना होना एवं रात के समय पसीना आना। यह चरण संक्रमण के 6 से 10 साल बाद देखने को मिलता है, क्योंकि इस बीच जो संक्रमण के कीटाणु हो वह बहुत ज़्यादा अपने आप को उस व्यक्ति के शरीर में फैलाते हैं। और आखिरी संक्रमण है टीबी, चौथा संक्रमण यानी एड्स का। एड्स, इसमें व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम शून्य हो जाती है, एकदम समाप्त हो जाती है। इसमें जो संक्रमण है वह बहुत ज़्यादा फैल जाता है और उससे हमें टीबी, निमोनिया जैसे बीमारियां हो सकती हैं। इसमें और लक्षण देखने को मिलते हैं चर्म रोग। चर्म रोग यह कोई सामान्य चर्म रोग नहीं होता, इसमें जगह जगह पे बैंगनी कलर के या लाल कलर के धब्बे देखने को मिल सकते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में काप्सिस सार्कोमा कहते हैं। यह एक प्रकार का कैंसर का लक्षण होता है। इसमें जीभ और मुंह में सफेद धब्बे होते हैं। एचआईवी के इन्फेक्शन की वजह से एक और इन्फेक्शन होता है जिसे हम हर्पीस इन्फेक्शन कहते हैं। उसकी वजह से जुबान पे एवं गालों के सफेद धब्बे देखने को मिल सकते हैं। यह थे कुछ लक्षण चरण और उनसे जुड़े हुए लक्षण। आगे मेरी सहपाठी एचआईवी एड्स के रोकथाम के बारे में आपको जानकारी देगी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि हम एचआईवी या फिर एड्स का रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इसका पूरी तरीके से रोकथाम कर सकते हैं अगर हम कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाएं तो, जिनमें से पहला उपाय है सुरक्षित यौन संबंध बनाना। यदि आप किसी के साथ यौन संबंध बना रहे हैं तो उस समय कॉन्डोम का उपयोग करें। इसके बाद अगर एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध बना रहे हैं तो उस समय तो कॉन्डोम का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं जिसे एचआईवी है तो 72 घंटों के अंदर ही आपको एआरटी सेंटर पे जाके एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले लेनी है, जिससे आप इसके खतरे से बच सकते हैं। दूसरा उपाय होता है सुइयों को साझा न करें। आपको इंजेक्शन लग रहा है, उसी सेम सिरिंज से किसी और को इंजेक्शन ना लगे, या फिर किसी और व्यक्ति को सिरिंज से इंजेक्शन लगा और उसी सिरिंज से आपको भी हम इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद किसी व्यक्ति को दवा लग रही थी और आपको गलती से उसी नीडल से प्रिक हो जाता है, यानी कि उसी से चोट लग जाती है, तो ऐसे में भी आप 72 घंटे के अंदर एआरटी सेंटर पे जाके एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले सकते हैं और आप एचआईवी के खतरे से बच सकते हैं। तीसरा उपाय है गर्भवती महिलाएं एचआईवी की जांच कराएं। गर्भावस्था के दौरान जो बच्चा है उसकी मां से बच्चे को एचआईवी या कोई भी बीमारी फैलने की जो शंका है वो बढ़ जाती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं एचआईवी की जांच हमेशा कराती रहनी चाहिए। और सामान्य जांच होती है उसके साथ साथ इसकी जांच भी जरूर करानी चाहिए। और प्रसव के दौरान भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई महिला है वो एचआईवी संक्रमित है तो उसे अपनी एआरटी थेरेपी जरूर लेनी चाहिए। जो एचआईवी की दवाइयाँ हैं समय पर हमेशा लेती रहनी चाहिए। और जो स्तनपान करा रही महिलाएं अगर वो एचआईवी संक्रमित है तो उन्हें भी दवाइयाँ नहीं छोड़नी चाहिए, उन्हें समय समय पर हमेशा लेती रहनी चाहिए। और आता है सुरक्षित आधान। अगर किसी व्यक्ति को खून की कोई कमी है किसी बीमारी की वजह से तो अगर उसे खून की जरूरत है तो किसी व्यक्ति से अगर वो खून ले रहा है तो उस व्यक्ति का पूरा ब्लड जांच कराए कि उसको क्या बीमारी है, कहीं उसको एचआईवी तो नहीं है। इसलिए ब्लड को लेने से पहले जांच जरूरी है। और किसी ब्लड जो रजिस्टर्ड सेंटर होता है वहां से ही ब्लड उठाना चाहिए जहां जांच हुई ब्लड रखी हो। अब हम जानेंगे कि इसकी क्या क्या जांच होती है एचआईवी की। एचआईवी की जांच कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हम जितनी ही जल्दी इसकी जांच कराएंगे उसका उपचार हम उतनी ही जल्दी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वह है एलिसा। यह एक प्रकार का जांच है जिसमें जब कोई व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित होता है तो उसके रिस्पॉन्स में या उसकी प्रतिक्रिया में हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बन जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई आता है तो आप उसकी हर इंसान के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया और उससे अलग अलग तरीके से बात करते हैं, तो वैसे ही हमारा शरीर हमारे घर की तरह है। जैसे हमारे शरीर में कोई वायरस आता है हमारे अंदर उसके अगेंस्ट एक अलग प्रकार की एंटीबॉडी बनती है जिसकी हम जांच से डिटेक्शन कर सकते हैं। और इसका जो जांच है वो हम अपने शरीर में कोई संक्रमण हो रहा है तो उसमें हम 3 से 12 हफ्तों के बीच में यह जांच करा सकते हैं। अगला है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो होता है वह जो एचआईवी हमको संक्रमित करता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिटेक्ट करता है। यह जो टेस्ट है वो हम 10 से 33 दिनों के बीच में
संक्रमित होता है HIV से, तो 10 से 33 दिनों के भीतर में हम इसका जांच करा सकते हैं। अगला है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीजन वायरस का होता है जो कि हमारे शरीर में वह इंटर करता है, यानी जो हमारे शरीर में संक्रमण होता है वह वायरस के एंटीजन से होता है, और जो एंटीबॉडी होती है उस एंटीजन की प्रतिक्रिया में अलग प्रकार की एंटीबॉडी मिलती है। तो यह जो जांच है वो हम 2 से 6 हफ्तों के बीच में करा सकते हैं। अगला है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एक प्रकार का कंफर्मेटरी टेस्ट है, यानी कि यह एकदम पक्का कर देता है कि व्यक्ति को HIV है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी जांच अगर गलत भी आ सकती है किसी कारणवश, तो इससे यह पक्का हो जाता है कि यह जो HIV व्यक्ति HIV से संक्रमित है कि नहीं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति 5 से 12 हफ्तों के बीच में इसका जांच कर सकता है, और जो वायरस का प्रोटीन होता है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है उसको यह जांच बताता है। अब इसकी जो जांच है वह बहुत ही सुरक्षित और गोपनीय है, तो हम किसी भी सरकारी अस्पताल में इसकी जो जांच है मुफ्त में करा सकते हैं। अब हमारी सहपाठी बताएंगे कि इसमें इसके अलावा भी हम और कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं। जैसा कि अब तक आप लोग ये जान चुके हैं कि HIV वायरस के संक्रमण से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एड्स के अलावा कुछ अन्य बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए हमें HIV या एड्स के इन टेस्टों के अलावा कुछ अन्य टेस्ट या जांच कराना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि TB की जांच कराना, डायबिटीज यानी कि आपका जो भी ब्लड शुगर लेवल है उसकी जांच कराना, हेपेटाइटिस की नियमित जांच कराना, और इसके अलावा STD यानी कि यौन संचालित रोग, उन रोगों की भी जांच कराना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हमारी सहपाठी आप लोगों को एड्स के उपचार के बारे में बताएंगे। नमस्कार सभी को। अब जब हमने जान लिया है कि HIV या एड्स की क्या जांचें होती हैं, तो जरूरी है कि हम जान लें कि इसका क्या उपचार होता है। तो ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यह उन दवाओं का समूह है जो एक HIV या एड्स के मरीजों में HIV के वायरस की संख्या को नियंत्रण में रखती है। इस थेरेपी के दौरान जरूरी है कि इन दवाओं को हम रोजाना लें और नियमित समय पर लें। अब इसके क्या लाभ होते हैं ये मेरी सहपाठी आपको बताएगी। नमस्कार सभी को। ART के कुछ मुख्य लाभ होते हैं, जिनमें पहला है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, दूसरा व्यक्ति स्वस्थ एवं लंबा जीवन जी सकता है, तीसरा मां से बच्चे को होने वाला संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है, चौथा शरीर में वायरस की जो संख्या है वो बहुत कम हो जाती है। अब हमारे सहपाठी आपको आगे की जानकारी देंगे। तो इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप लोग के मन में जरूर ऐसे शंकाएं होंगी या फिर गलत अवधारणाएं या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमें ये HIV है या नहीं है, क्या भ्रांतियां और क्या सच्चाई है, इसके बारे में हमें आयुष और जानवी आगे की जानकारी देंगे। बच्चे का पीछे भ्रांतियां। मच्छर के काटने से HIV फैल सकता है? नहीं, मच्छर के काटने से HIV बिल्कुल भी नहीं फैलता, जबकि यह रक्त के संपर्क में आने अथवा एक से अधिक व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है। किस या गले लगाने से HIV फैल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस या गले लगाने से HIV बिल्कुल नहीं फैलता। घर में साथ रहने से HIV फैल सकता है? नहीं, घर में साथ रहने पर भी HIV नहीं फैलता जब तक कि खून संपर्क में ना आए। इसी के साथ हम अपने स्वास्थ्य शिक्षा के अंत तक आ चुके हैं। आज हम सभी ने जाना कि HIV क्या होता है, यह कैसे फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण और चरण होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, अस्पताल में जाके क्या क्या टेस्ट होते हैं, उपचार क्या है और समाज में फैली क्या क्या भ्रांतियां हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे उपस्थित सभी को हमारी स्वास्थ्य शिक्षा समझ में आई होगी और आप सभी के लिए लाभदायी होगी, क्योंकि उपचार से बेहतर बचाव है। तो आप ये खुद भी समझिए और अपने आसपास सभी को समझाइए कि HIV और एड्स क्या होता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। जागरूकता ही जीत है, एड्स की हार निश्चित है। हम सभी BSc नर्सिंग वाले छात्र छात्राओं की तरफ से आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।